जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हम लोग सुबह 7 बजे बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो एसिड बेस एंड साल्ट है। दोस्तों, आप लोग तैयारी 1, 2 और 3 का पेपर जब उल्टा के देखेंगे तो आपको अवश्य यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिला होगा। तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा और इसमें हम जो भी बातें लिखे हैं आप लोग अपना कॉपी पे उल्टा के जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसे नोट नहीं करेंगे आप 2 से 3 दिन में आप इसका गायब हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग कोशिश करेंगे कि इनका नोटबुक साथ में बनाते चले जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग बिना देर के करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, इससे अगर आप लोग इस टॉपिक को कवर करते हो तो आपको बेनिफिट क्या क्या होने वाला है। देखिए, आप लोग यदि बीपीएससी तैयारी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो वहां तो आप लोगों को कम करेगा ही, बल्कि अगर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो तो वहां भी ये चैप्टर का आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। या बिहार एसआई यानी दरोगा की बात करें तो वहां भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और बिहार पुलिस में भी यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जैसा दोस्तों हम बात करें कि आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे कि रेलवे जो है यह साइंस के लिए सबसे स्पेशल माना जाता है। तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बिना देर के आप लोग इनके साथ बने रहेंगे और शुरू से अंत तक रहिएगा, तभी आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से कवर हो पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का सेशन की ओर। तो ये आपका क्या रहने वाला है, तो एसिड बेस एंड क्या सॉल्ट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं इनके बारे में बारी बारी से। ये चीज है क्या, देखिए हम लिख इसलिए दिए हैं कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से कॉपी में इसी ढंग से इनको नोट करिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए, हम लोग बात करें एसिड अर्थात अम्ल की बात करें, अम्ल की उत्पत्ति एसिडस शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। ठीक है, अम्ल जो है एसिडस शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसका स्वाद क्या हो, खट्टा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। और दूसरी बात आप समझिए, देखिए जितने सारे अम्ल होते हैं सभी अम्ल क्या होते हैं कि जब ये धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त करती है, तो हाइड्रोजन गैस को ये मुक्त करती है। जैसे एग्जांपल में हम बात करें, आप लोग HCl का नाम सुने होंगे जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब आप इसे किसी भी धातु के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये Cl इनके साथ लग जाएंगे तो ये बन जाएंगे NaCl, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएंगे। फिर दूसरा एग्जांपल की बात करें, H2SO4 की बात करें, अगर ये मान लिया जाए कैल्शियम धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो SO4 सल्फेट इनके साथ मिल जाएंगे तो ये बन जाएंगे CaSO4, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, तो हाइड्रोजन गैस को ये क्या करती है, बाहर निकालती है। अतः आप इनका परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो तथा धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अम्ल बोलेंगे। तो आइए हम लोग कुछ अम्ल के गुणों को समझते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, अम्ल जो होते हैं अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि ये स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। और दूसरा बात करें कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को किसमें बदलता है, लाल में। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास यदि नीले रंग का कोई पेपर है, ठीक है, नीले कलर का अगर आपके पास कोई पेपर है तो अगर हम इस नीले रंग के ऊपर क्या करेंगे,
देखिए इस नीले रंग पर, ये पेपर के ऊपर यदि हम एसिड इस पर डाल देंगे, कोई भी एसिड, तो इसका रंग कन्वर्ट होकर के किस में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा किस में, तो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो अम्ल होते हैं ना, ये नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, तो ये लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसी तरह मिथाइल ऑरेंज की बात करें, यह अम्लीय विलयन में कैसा रंग प्रदान करेगा, तो नारंगी रंग प्रदान करता है। जबकि इसका पीएच मान आप लोग याद रखिएगा, देखिए ये जो था सोरेंस नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने ये बताया था कि अगर 7 से कम होगा किसी विलयन का मान तो वो क्या कहलाएगा, तो अम्लीय कहलाएगा। यदि पीएच मान क्या हो, 7 से अधिक हो, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। अगर यदि इसका मान पीएच वैल्यू 7 आ जाते हैं तो ये विलयन क्या हो जाएंगे, तो उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, तो और आप लोग याद रखिएगा पीएच स्केल में 0 से कहां तक लिखा रहता है, 14 तक लिखा रहता है। तो इसका मतलब जिसका पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच हो, ठीक है, 0 से कहां, तो 7 के कहां हो, तो बीच हो, तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 से क्या हो, लेकर कहां तक, 14 तक हो, तो वो विलयन कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। और जिसका पीएच मान बराबर होगा 7 का, तो वो विलयन कैसा होगा, तो उदासीन होगा। अतः इस विलयन को माप करने के लिए सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को क्या किया था, तो तैयार किया था। आगे हम लोग समझते हैं। देखिए इस पीएच स्केल की खासियत क्या है, इनको समझिए। पीएच का जो पूरा नाम होता है, ठीक है, पीएच का पूरा जो नाम होता है वो क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें अम्ल की शक्ति मापता है तो H+ मिलता है, और यदि क्षार की शक्ति मापता है तो OH- मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन अगर इसकी माप कर रहा है और पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड की माप कर रहा है, तो इसका वैल्यू कहां तक होने वाला है, तो इसका मान कहां तक रहेगा, तो 14 तक रहेगा। क्योंकि हमने देखा कि 0 से कहां तक रहता है, 14 तक। अगर हम इसी तरीके से इसको आयनों के रूप में लिखा, H+ आयन इंटू OH- आयन, तो इसका वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो इनको आप लोग याद रखेंगे। और आप लोग याद रखिएगा पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H+ आयन। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद अवश्य रखेंगे। ठीक है, तो ये था पीएच स्केल, आप लोग इनको समझ गए। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है, धातु के साथ अभिक्रिया करती है। तो कोई भी एसिड जो होते हैं ना, कोई भी एसिड जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिए क्या बनाएगा, तो हाइड्रोजन गैस, अर्थात ये NaCl तो एक साथ जुड़ जाएंगे और कौन सी गैस बाहर आएंगे, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएंगे। तो अतः हम कह सकते हैं कि धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालेगा, तो हाइड्रोजन गैस को यह क्या करेगा, तो बाहर निकाल देगा। चलिए तो बढ़ते हम लोग आगे की ओर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ। आइए इन दोनों चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट की बात करें, जैसे हम लोग जानते हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, MgCO3 ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। जब ये सभी किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो देखिए क्या बनाएगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इनके साथ H2O भी बनता है और क्या बनता है, CO2। ये हमेशा इनसे क्या होता है, तो निकलते रहता है। ठीक है, किसी भी कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन करेगा तो H2O और क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। बाकी आप कैल्शियम के साथ Cl को जोड़ दीजिए तो ये बन जाएंगे CaCl2,
अगर हम बात करें Na2CO3 के साथ, तो इनके साथ तो H2O और CO2 तो बाहर आएंगे ही, साथ साथ आपको NaCl देखने को भी मिलेगा। ठीक है, और हम बात करें नीचे वाले के साथ, तो यहां पर भी आपको क्या मिल जाएगा, H2O और क्या, तो CO2 ही मिलेंगे। और Mg किनके साथ चले जाएंगे, Cl के साथ, तो ये हो जाएंगे MgCl2। तो आप क्या देख रहे हो कि कोई भी कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी टीआरई 2 में क्वेश्चन आया हुआ है कि अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप किस गैस को उत्पादन करती है, तो CO2 गैस का। ठीक है, यहां से भी टीआरई 2 में क्वेश्चन देखा गया है। तो आइए हम लोग आगे की ओर समझते हैं। देखिए नेक्स्ट इसी में पॉइंट है क्या, तो बाइकार्बोनेट, इनको हम लोग समझते हैं। देखिए बाइकार्बोनेट के साथ ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बाइकार्बोनेट, इसकी बात करें तो बाइकार्बोनेट जैसे हम देख लें NaHCO3, ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होंगे ये किनके साथ रिएक्शन करेंगे, कोई भी अम्ल है उनके साथ। तो देखिए ये भी क्या बनाएगा, तो ये भी आपका H2O और क्या बनाएगा, CO2। बाकी Na किनके साथ निकलेगा, तो Cl के साथ निकल जाएगा, तो ये भी NaCl ही बनाएगा। और गैस कौन सा उत्पन्न करेगा, तो CO2 गैस ही उत्पन्न करेगा। तो यहां तक आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए कह रहा है किसके साथ, तो भस्म के साथ। अगर हम लोग बात करें भस्म के साथ अम्ल की अभिक्रिया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अगर कोई अम्ल हो और किसके साथ रिएक्शन करे, भस्म के साथ, तो आप लोग याद रखेंगे लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अतः इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण और क्या बनाती है, जल बनाती है। जैसे हम बात करें कि अम्ल में HCl ले लीजिए, भस्म के रूप में NaOH को रखा है, तो NaCl के साथ आ जाएंगे, तो NaCl और OH इस H के साथ आएंगे तो क्या बन जाएंगे, H2O। तो आप क्या देख रहे हो कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण और क्या बना रही है, तो जल बना रही है। तो अतः इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला पॉइंट कि देखिए जितने सारे अम्ल होते हैं वो सब के सब विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार के एसिड में करंट का फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इन गुणों को पढ़े और इनके गुणों की संख्या टोटल देख लीजिए कितने हैं, तो टोटल हम लोग 8 गुण को अम्ल के बारे में पढ़े। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया। तो आप लोग एक बगल से एक बार इनको बोले कि ये आप लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, मिथाइल ऑरेंज में नीला रंग देता है। अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अम्ल कार्बोनेट हो बाइकार्बोनेट हो रिएक्शन करके CO2 गैस बनाती है। अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाती है। और जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसे आप लोग क्लियर रखेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे पॉइंट की ओर। आइए दोस्तों समझते हैं आगे। देखिए आगे क्या कर रहा है कि अम्ल को परिभाषित कर रहा है। यहां पर भी आप लोग ध्यान देंगे, अम्ल की परिभाषा कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से भी दिया है, इनको आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि ब्रोस्ट लोरी के अनुसार इनका कहना था कि जितने सारे अम्ल होते हैं ना वो क्या प्रदान करते हैं, तो प्रोटॉन को प्रदान करते हैं। जितने सारे अम्ल होते
होते हैं सभी अम्ल क्या होते हैं, तो प्रोटॉन दाता होते हैं, अर्थात अपने अंदर से प्रोटॉन को क्या करते हैं, तो बाहर निकालते हैं सभी एसिड। अगर हम लोग लुईस के अनुसार की बात करें तो लुईस के अनुसार अम्ल क्या होता है, तो जल के साथ अभिक्रिया करके या जल के साथ घुल करके किस आयन का निर्माण करता है, तो H+ आयन बनाती है। अगर हम लोग इनको समझें, जैसे देखिए HCl है, H2SO4 है, HNO3 है या CH3COOH की बात करें, देखिए जितने सारे एसिड है अगर ये जल में विलय कर दिया जाए तो सभी अम्ल जो होंगे वो क्या करेंगे, तो H+ आयन क्या करेंगे, तो प्रदान ये करेंगे। तो देख लीजिए एक है तो एक प्लस ही लिखेंगे, यहाँ Cl माइनस हो जाएंगे, 2H है तो यहाँ 2 लगा दीजिए और SO4 2 माइनस बनाएंगे, एक H है तो एक प्लस और NO3 माइनस बनाएंगे। यहाँ बात करें तो ये क्या बनेंगे, तो CH3COO माइनस का निर्माण कर लेंगे। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि जितने एसिड है सबके सब H+ आयन को क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो ये किनके अनुसार हमने देखा, तो ये देखा लुईस के अनुसार जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर H+ आयन क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आगे क्या है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अम्ल के प्रकार की ओर कि अम्ल होता कितने प्रकार का। चलिए तो देखते हैं अम्ल के प्रकार और अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहली बात करें अम्ल के प्रकार में, अम्ल जो होते हैं वो पहला होता है ऑक्सी अम्ल और दूसरा क्या होता है, हाइड्रा अम्ल। आप लोग याद रखेंगे ऑक्सी अम्ल में कौन मौजूद रहेगा, तो ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीजन मौजूद रहता है, यानी जिस एसिड में आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा वो ऑक्सी एसिड कहलाएगा। जैसे H2SO4 इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, HNO3 में देखा वो मौजूद है और CH3COOH में बात करें यहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो अतः इसे हम लोग कौन सा एसिड बोलेंगे, ऑक्सी एसिड। अगर हाइड्रा एसिड की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो वैसे एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रा एसिड। जैसे हम बात करें HCl, HCl और HBr, इन सभी में देखिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, अतः इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रा एसिड। जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सी एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रा एसिड। अतः आप लोग यहीं पर इन प्रश्नों को नोट में याद रखिएगा कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन मौजूद रहता है। ठीक है, क्या रहता है, तो हाइड्रोजन मौजूद रहता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए अम्ल में क्या पाए जाते हैं, तो अम्ल में क्या पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन पाए जाते हैं। आगे देखिए अम्ल को एक और प्रकार से इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, यहाँ अम्ल के प्रकार में एक है क्या, प्रबल अम्ल और दूसरा क्या है, दुर्बल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें और ये है आपका क्या, तो वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसका जलीय विलयन जब बनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे, जो प्रबल एसिड होते हैं वो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्णतः आयनीकृत होते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में क्या होते हैं, तो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या मिलेंगे, तो आयनीकृत मिलेंगे। कैसा मिलेंगे, पूर्णतः आयनीकृत। कहने का मतलब जब इन एसिड को जल के साथ मिलाया जाएगा तो ये जल में पूर्णतः क्या हो जाएंगे, आयनीकृत। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, प्रबल एसिड। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी ऐसा एसिड है जिन्हें जल के साथ मिलाने पर वो आयनों में पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं।
हैं। परंतु जब हम इस ओर की बात करें दुर्बल एसिड में, तो इसमें क्या मिलेंगे कि अम्ल जो है ना, अम्ल जब क्या बनाएगा तो जलीय विलयन बनाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होंगे तो आंशिक रूप से घुलेंगे। ठीक है, तो ये आंशिक रूप से क्या होंगे तो आयनीकृत होंगे। अगर ये आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, पूरी तरीके से उसमें नहीं घुल पाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो दुर्बल एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे CH3COOH, H2CO3 और HCOOH। ठीक है, इसे हम लोग एसिटिक एसिड, इसे कार्बोनिक अम्ल और इसे फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। HCl सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, एक और प्रकार समझते हैं एसिड का। देखिए इस प्रकार में आपको समझना है ध्यान से, क्या कह रहा है कि अम्ल का प्रकार में सांद्र एसिड और एक क्या होता है तनु एसिड। अगर हम लोग सांद्र की बात करें, अगर हम किसी विलयन को बना रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग देखे होंगे जब हम लोग विलयन को तैयार करेंगे तो विलयन में कम से कम दो चीजों का होना आवश्यक है, एक विलायक और दूसरा क्या तो विलेय। तो जिन पदार्थों को विलेय करना है, अगर इसकी मात्रा क्या हो जाए तो ज्यादा हो जाए, किससे तो विलायक से। तो आप लोग एसिड पढ़ रहे हो तो ज्यादा किसकी मात्रा होनी चाहिए तो अम्ल की मात्रा क्या होनी चाहिए तो ज्यादा, किससे तो विलायक से। अगर बना विलयन जो है उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, किससे तो विलायक से, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे सांद्र एसिड बोलेंगे। और जिसमें इसका उल्टा हो क्या तो विलायक ही ज्यादा हो जाए और अम्ल क्या हो तो कम हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे तो तनु अम्ल के नाम से इसे जानेंगे। तो जिस विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं सांद्र, और जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो ये तनु विलयन के नाम से या तनु एसिड के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों आगे की ओर समझते हैं। देखिए ये आपके लिए एकदम VVI रहने वाला है, क्योंकि यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता। आइए आप लोगों को इसे भरना है। बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे इसमें कौन सा अम्ल रहता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर की बात करें, इसमें पाया जाता है कौन सा तो टार्टरिक एसिड देखने को मिलता है। दूध और दही में बात करें, इसमें कौन सा एसिड रहता है, इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लाल चींटी की बात करें तो इसके शरीर में कौन सा रहता है तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम मनुष्य के आमाशय अर्थात पेट में बात करें तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रहता है। टमाटर की बात करें इसमें क्या रहता है तो ऑक्जेलिक कौन सा एसिड रहता है तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर प्रोटीन की बात करें, ये सभी जानते होंगे कि प्रोटीन जो होता है वो एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है, इसीलिए प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है एमिनो अम्ल। नींबू और संतरा की बात करें तो इसमें पाया जाता है क्या तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कच्चा फल या सेब की बात करें, इसमें कौन सा एसिड रहता है तो मौलिक एसिड रहता है, मौलिक अम्ल रहता है। अगर हम बात करें सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर में कौन सी गैस उत्पन्न होती है CO2 रहती है, और इसमें अम्ल कौन सा रहता है कार्बोनिक अम्ल रहता है H2CO3 पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। दोस्तों आज का जो ये टॉपिक था एसिड बेस एंड साल्ट में हम आपको एसिड के बारे में अच्छी तरीके से कवर किए हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करिए और लाइक करके अवश्य जाना है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि इस तरह नए नए टॉपिक को लाने का। दोस्तों हम लोग इसका पार्ट 2 नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे, तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।